के भी हों, बायोटेक्नोलॉजी के साइड के भी हो, और जो जो एग्जाम में भी आपके आते हुए हों। तो उस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, और ये आपको एग्ज़ाम में जो है ये टॉपिक्स जो हैं इंशाल्लाह हेल्प आउट कर जाएँगे। तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, समझेंगे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उसका कंसेप्ट क्या है, फिर आएँगे उसकी जो फंक्शंस जो हैं उस पे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो सबसे पहले हर एक साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का हमको पता है कि भाई इंट्रोडक्शन होता है कि भाई ये चीज़ या ये बला जो है या जो सब्जेक्ट है ये है क्या। तो लाइकवाइज मुजम्मिल भाई। बायोटेक्नोलॉजी इट वुड बी वेरी क्लियर। जी मुजम्मिल भाई थोड़ा सा लाउडली बोलें। कैंडिडेट के ठीक एसएमएस है। आ रहे अब आवाज़ आ रही है ठीक से? हैं। जी जी, अभी बेहतर है। चलो थैंक यू। हाँ, तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का जो है वो इंट्रोडक्शन होता है, तो इसी तरह ये बायोटेक्नोलॉजी का भी जो नहीं है मत तेरे को इंट्रोडक्शन है। भिजवाते क्योंकि छोड़ दे। आप ही वो हरामड़ी हो आजकल, उसका मियाँ उसके साथ बिल्कुल सही चल रहा है, उसके पास लेटा हुआ था। हाँ, तो शायद कोई पीछे से बैकग्राउंड से किसी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आई थिंक गुलाम जी नबी ने जी। मैनेज कर दिया है उसको म्यूट करके। सो फिलहाल आप अगर चैट बॉक्स बंद कर दें प्लीज। कोई और भी लेक्चर दे रहा है। अच्छा, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ साइंस। ये बेसिकली साइंस ही है, एंड टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ों का मर्ज है, साइंस का भी और टेक्नोलॉजी का भी, दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं, टू डेवलप और क्रिएट प्रोडक्ट टू इम्प्रूव वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मेनली जो बायोटेक्नोलॉजी के हैं ना, वो तीन पिलर्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी किसको कहेंगे, एक तो वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसमें बायोलॉजिकल सिस्टम्स होने चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम पे बेस कर रही हो, और वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स बना रही हो, ठीक है। अगर वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं लेकिन कोई प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे। तीसरी बात ये है कि वो ह्यूमन लाइफ को जो है वो उसमें ईज कर रही हो, उसमें फैसिलिटेट कर रही हो, या उसको फिर हमें जो है अकोमोडेट कर रही हो किसी भी हवाले से। तो हमें जो ये टेक्नोलॉजी जो भी होती हैं वो बेसिकली जो हैं वो इजी पैदा करती हैं इंसान के ज़िंदगी में। तो बायोटेक्नोलॉजी जो बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, जिससे ह्यूमन लाइफ को जो है वो एडवांटेज होता है, तो हम उसको जो है बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इट encompasses to wide range of applications and techniques that manipulate biological organisms or their components to practical purposes। अच्छा, तो इसमें मतलब कहने का ये है कि भाई ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये हर फील्ड में काम करती है। ये आपकी मेडिसिन में भी काम करती है, ये आपकी इंडस्ट्री में भी काम करती है, ये आपकी एग्रीकल्चर में भी काम करती है, ये आपकी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में भी काम करती है। जहाँ जहाँ इंसान की ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। लेकिन हम जो खुसूसी जिसको फोकस करेंगे, वो एग्रीकल्चर साइड की जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो हम जो बेसिकली देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के भी फिर कोई एस्पेक्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, अगर उनको देखें, तो एक तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका बड़ा कंपोनेंट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली वो मैनिपुलेट करता है या चेंजिंग करता है ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को, ठीक है। जो हमारे जीन्स होते हैं, जिन जैसे हमने प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में पढ़ा था कि भाई जीन्स होते हैं वो एक करेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम
जो वो करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो डिजायरेबल जीन थे उसका क्या कर रहे थे, हम उसको हम आपस में क्रॉस कर रहे थे। जब क्रॉस कर रहे थे तो एक न्यू इंडिविजुअल मिल रहा था, लेकिन उसमें जो है वो अदर टाइप के भी मिल रहे थे, उसमें कोई एग्जैक्ट इंडिविजुअल हमें नहीं मिल रहा था। हमें डिजायरेबल इंडिविजुअल का रेशो जो है वो हमें जो है वो अनसर्टेन थे कि भाई हमें जो है वो अपना जिस तरह से हम डिजाइन कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, वो एक तो पॉपुलेशन में अवेलेबल हो, दूसरा फिर वो जो क्रॉसिंग के बाद शो करे। तो इसमें हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। वो कैसे कि भाई जो जीन हमारे इंटरेस्ट का होता है ना, हम उसको जो है एडिट करते हैं, उसमें जो चॉइस होती है ना वो अपनी डाल देते हैं कि भाई नहीं हमें फलां का जो रंग है वो इस तरह का चाहिए, इस स्टाइल का बंदा चाहिए, तो उसके जीन से हम खेलते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये जीन लेवल पे, डीएनए लेवल पे हम काम करते हैं और उसमें हम एडिटिंग करते हैं, जो उसकी सीक्वेंस होती है उसको एडिट करके हम अपने मकसद का जो जीनोटाइप है वो क्रिएट करते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहलाती है। अच्छा, उसके बाद होता है बायोफार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी ने एक बड़ा रोल जो अच्छा प्ले किया है, वो ड्रग जो इंडस्ट्री है, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, उसमें उसने बड़ा जो है रोल जो है वो उन्होंने जो है प्ले किया है। एंटीबॉडीज और वैक्सीन्स पैदा किए हैं और थेरेपीज पैदा किए हैं। तो पहले जो पेशेंट थे हमारे, बहुत से ऐसे केसेस थे जिसमें वो जेनेटिकल डिजीज होती थी और वो बच्चे कवर नहीं करते थे। लेकिन फिर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हुआ मेडिसिन में, कि हमने वो जो जीन्स थे जिसकी वजह से उनमें जेनेटिकल डिसऑर्डर आ रहे थे वो हमने रिमूव कर दिए एडिटिंग करके। जैसे ना हम पहले जो टाइपराइटर हुआ करता था पुराने जमाने में, अगर हम एग्जांपल लें, तो उसमें बंदा जो लिखता था उसको एडिट नहीं कर सकता था, कोई गलती भी होती थी तो दोबारा से उसको लिखना पड़ता था। तो पहले भी जो हमारी साइंसेस थी बिफोर बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें ये एडिट का ऑप्शन ही नहीं था। जो गलती इंसान में है, जो जिसमें कोई गलती है तो वो वही गलती रह रही थी, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर था वही रह रहा था। लेकिन फिर कंप्यूटर आया, उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई वर्ड इंसर्ट भी कर सकते हैं। हम बुक को शेल्फ भी बना सकते हैं, बुक को रिमूव करके शेल्फ लिख लें, शेल्फ को रिमूव करके लॉक लिख लें। तो ये हमारी मर्जी पे, हमारी चॉइस पे होगा। सेम लाइक बायोटेक्नोलॉजी में, तो जीन्स हम अपने हिसाब से उसमें अपनी जो हमें चाहिए होते हैं उस हिसाब से हम उसको डिजाइन करते हैं। अच्छा, बायोफार्मास्यूटिकल्स के बाद हमारी एग्रीकल्चर जो बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें हमारे जीएम क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, हम उसको भी आज देखेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह। तो वो उन्होंने जो है हमें उसको डेवलप करने में बहुत रोल प्ले किया है बायोटेक्नोलॉजी ने। तो नेक्स्ट। हाँ, तो उसके बाद जो आता है हमारा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इस सेक्टर में भी इन्होंने जो है वो अच्छा किरदार अदा किया है। वो बायोफ्यूल्स उन्होंने पैदा करके दिए हमें, और बायोप्लास्टिक्स हमें पैदा करके दिए। जो वैसे हमारी प्लास्टिक्स थी अर्ली, बल्कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में अभी वही यूज़ हो रही है ज़्यादातर। तो वो हम अगर प्लास्टिक की बैग ले लें, शॉपर ले लें, तो वो सालों साल ज़मीन में पड़ी होती हैं, लेकिन वो डिग्रेड नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने वो प्लास्टिक्स की बैग्स बनाई हैं, जिसको हम बायो प्लास्टिक्स कहते हैं, कि वो क्या करती हैं, वो जब हम उसको छोड़ देते हैं या ज़मीन में रख लेते हैं वो ऑटोमेटिक डिग्रेड हो जाती है और डिकम्पोज हो जाती है। तो इसी तरह से उन्होंने इंडस्ट्री में भी एक अच्छा जो है वो रोल प्ले किया है। उसके अलावा सिंथेटिक बायोलॉजी में भी इन्होंने रोल प्ले किया है, जिसमें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने जो है न्यू बायोलॉजिकल पार्ट्स, डिवाइसेस एंड सिस्टम्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल के फील्ड में उन्होंने शाहकार पैदा किया है। तो इसी तरह से कहने का मकसद है कि ये बायोटेक्नोलॉजी ने हर फील्ड में अपने आप को आगे रखा है, और हमारी सहूलत के लिए, ह्यूमन लाइफ के कंफर्ट के लिए उन्होंने रोल प्ले किया है। नेक्स्ट।
लाइकवाइज इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट में भी उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया है। और बायोटेक्नोलॉजी इन फोरेंसिक्स, फोरेंसिक्स जो होती हैं हमारी, उसमें भी इन्होंने जो है वो रोल प्ले किया। फोरेंसिक में क्या करते हैं बेसिकली, जैसे कोई वो बंदा मर जाता है, अगर आपने वो कुछ ड्रामा देखा हो सीआईडी, उसमें क्या करते हैं, एक वो डॉक्टर बैठे होते हैं, तो उसके सबब जानते हैं कि भाई ये बंदा तो मर गया है, इसको मारने वाला कौन है, उसने किस चीज से मारा है, क्या उसका जो है वो सोर्स क्या था मारने का। तो आइदर वो खुद से मरा है या किसी ने उसको पॉइजन दिया है, किसी ने उसको तो इस हवाले से मतलब ये इन्होंने फॉरेंसिक में भी हमें जो है डीएनए, जब हम फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी करते हैं और बाकी चीज़ें भी करते हैं, तो इसमें भी इसने बड़ा रोल प्ले किया है। नेक्स्ट। अच्छा, तो बेसिकली हम जिक्र कर रहे थे भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग का, कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन कंपोनेंट है, देखें बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली दो चीज़ों पे डिवाइडेड है। एक है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है हमारे पास टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी अगर कहें तो कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर कहीं पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाए या जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। रिकम्बिनेंट मतलब दोबारा से कंबाइन किया हुआ है हमने डीएनए को, इसको हम आरडीएनए करके लिखते हैं। दोबारा से कंबाइन किया मतलब उसे हमने अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर डिजाइन किया हुआ है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए वो कैसा हो। जैसे कहते हैं कि फ्यूचर में आपको एक ऐसा आपको जो बेबी चाहिए होगा ना, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप एक स्टोर पे जाएंगे, एक शॉप पे जाएंगे और कहेंगे भाई मुझे बेबी चाहिए, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो थोड़ी वो ब्लैक कलर की हो, उसके बाल जो हैं वो थोड़े वाइट कलर के हों, और उसका नाक ऐसा हो, उसके लिप्स ऐसे हों, और उसके जो हैं पाँव ऐसे हो उसका, तो वो आपको डिजाइन करके देंगे। फिर वो बच्चा, वो बेसिकली वो उस डीएनए को डिजाइन करेंगे, उस डीएनए के बुनियाद पे वो आपको एक जो है बेबी देंगे कि भाई ठीक है इतने दिन के बाद ये आप अपना बेबी ले जाएं, और जो आपने रिक्वायरमेंट बताई थी वो इसमें अवेलेबल है। तो ये फ्यूचर में ये चीजें होनी है। तो नेक्स्ट। हाँ, तो भाई हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ा कि भाई ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जीन एडिटिंग है। ठीक है, जैसे हमने एडिटिंग का अगर कंप्यूटर में एग्जांपल लिया, तो इसी तरह से ये हम जीन को एडिट करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक जो है वो टेक्निक है जिसमें हम जीन्स की सीक्वेंस को जो है अल्टर करते हैं या चेंज करते हैं। क्या करते हैं टिपिकली बाय एडिटिंग, एडिंग हमको कोई चीज इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीटिंग डिलीट कर देते हैं। जैसे हमने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई जीन है तो हम उसको वहां से रिमूव कर लेंगे। और मॉडिफाइंग स्पेसिफिक जीन्स, या तो फिर हम स्पेसिफिक जो जीन्स होता है उसको मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस फील्ड। तो वही हम पढ़ के हैं भाई, इसका जो किरदार है एग्रीकल्चर में भी है, मेडिसिन में भी है, और बेसिक रिसर्च में है। अच्छा, तो क्योंकि हम कंसर्न है एग्रीकल्चर से, हमें जो शाहकार जो हमें डिजायरेबल है वो एग्रीकल्चर का चाहिए, तो हम पढ़ेंगे कि भाई इसके एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस कौन सी हैं। एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी इसकी एप्लीकेशन है वो जीएमओ क्रॉप्स की है। ठीक है, ये आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा और सुना भी होगा भाई, जीएमओ क्रॉप्स, जीएमओ क्रॉप्स। अब सोच रहे होंगे भाई ये कौन सी भला है। ठीक है, तो भाई ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। जीएमओ का अगर फुल फॉर्म आ जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। ठीक है, हमने इसमें जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट लाए हैं। क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू क्रिएट क्रॉप्स विथ डिजायरेबल ट्रेट्स। हम क्या करते हैं, हमने कहा कि भाई हमें वो जो हैं जीनोटाइप्स चाहिए, या वो जीन्स चाहिए, या वो इंडिविजुअल्स चाहिए, वो प्लांट्स चाहिए जिसमें हमारे पसंद के जीन्स इंसर्ट हुए हों। वो किस चीज़ के हों, इंक्रीज वो हमारे यील्ड के जीन्स हो, कि हमारे यील्ड ज़्यादा चाहिए, और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पेस्ट। हम चाहते हैं कि भाई यही जो वो पेस्ट है, पेस्ट से वो रेजिस्टेंस उसमें होनी चाहिए, और टॉलरेंस टू हर्बिसाइड होने चाहिए, या इम्प्रूव न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है उसमें होना चाहिए। तो नेक्स्ट।
इनको डिटेलली डिस्कस करते हैं हम। अच्छा, तो हम यही चीजें कवर कर रहे थे कि भाई इसके जीएमओ के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, हमें जीएमओ क्यों चाहिए। तो भाई हमें तो एक तो उसकी क्यों हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो क्रॉप की यील्ड जो हो ना, जो पैदावार हो वो ज्यादा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो पैदावार वाला जीन होगा ना, उसको कान से पकड़ के और जिस पौधे में हम चाहेंगे वहां पे डाल देंगे, बेटा इधर बैठ जा चुप करके और हमें पैदावार दे। तो उससे क्या होगी, हमारे हमें जो है डिजायरेबल पैदावार मिलेगी। फिर पेस्ट का अटैक आ गया भाई, सीवियर अटैक आ गया। अब वो पेस्ट हमसे संभल नहीं रहा, पेस्टिसाइड उस पर काम कर नहीं रही। अगर ब्रीडिंग टेक्निक्स में चले जाते हैं 7-8 साल लग जाते हैं वैरायटी डेवलपमेंट में। जब तक हम करेंगे ये हमारा काम तो तमाम हो जाएगा, हम क्या करें। फिर हम बायोटेक्नोलॉजी के दरवाजे पे जाएंगे, उसका दरवाजा खटखटाएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी भाई हमारी हेल्प करो। वो पूछेगी भाई कौन सी हेल्प चाहिए, कौन से जीन्स चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी डिजायरनेस क्या है। तो हम कहेंगे भाई हमें फलां जो पेस्ट है उसने अटैक किया हुआ है, आप हमें जो है उसके खिलाफ जो है कुव्वत मुदाफ़त पैदा करके दें। तो वो कहेगा भाई चलो कहाँ पे करना है, कहाँ पे अटैक करना है, भाई हमें यहाँ पे अटैक करना है। फिर साइंटिस्ट क्या करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से उस जीन को जो रेजिस्टेंस उस को पैदा करता है वो इंसर्ट करके देगा। तो फिर आने वाली जो उसकी नस्लें होंगी उस क्रॉप में वो रेजिस्टेंस होगी। फिर वो पेस्ट वो क्या कहेगा, वो कहेगा है बे मैं मर गया, इन्होंने तो मुझसे बड़ा जुल्म किया, ये पता नहीं कहाँ के साइंटिस्ट हैं, ये तो मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे ना चैन से जीने देते हैं, ना चैन से खाने देते हैं, ना चैन से पीने देते हैं। तो ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का शाहकार है। उसके बाद आता है भाई हर्बिसाइड टॉलरेंस। तो बैक प्लीज। तो हर्बिसाइड टॉलरेंस में क्या होता है, वो लाइकवाइज जो है वो हम हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट में उसको जो है यूज करते हैं ताकि हमारा जो वीड का कंट्रोल हो वो इफेक्टिवली हो। क्या होता है हर्बिसाइड टॉलरेंस, हम किस चीज को कहते हैं, ये कौन सी बला है, ये बेसिकली ये होता है कि हर्बिसाइड्स जो होते हैं, हमें हर्ब्स होते हैं या डिफरेंट वीड्स होते हैं हमारी ज़मीन में, वो क्रॉप्स के साथ उगते हैं, आप सबको पता है। लेकिन फिर क्या होता है जब हम उसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो बाज़ों का ये होता है कि वो हर्ब तो मर जाते हैं लेकिन उसके असरात जो होते हैं वो हमारे मेन क्रॉप पे भी छोड़ के जाता है, हमारे मेन क्रॉप को कमज़ोर बनाता है, हमारे मेन क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो हम क्या चाहते हैं भाई, हम अपने क्रॉप में जो है उस जो पेस्टिसाइड के खिलाफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस या टॉलरेंस पैदा करें ताकि अगर उस पे वो हर्ब्स जो हैं, हर्ब्स का स्प्रे हो जाए तो उस पे जो है वो इम्पेक्ट ना करे। उसके अलावा क्या होता है कि भाई कुछ हर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो खुद से केमिकल टॉक्सिक केमिकल छोड़ते हैं, भाई खुद से जो केमिकल टॉक्सिक केमिकल छोड़ते हैं उनसे भी हमारा जो है क्रॉप जो है वो डैमेज होता है। तो हम उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, ये जीन हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। अच्छा, उसके बाद इम्प्रूव न्यूट्रिशनल कंटेंट, जाहिर बात है हम में जो है बल्कि पूरी इंसानियत में, आप इवन अफ्रीका चले जाएं, पाकिस्तान में भी बहुत सी एरियाज ऐसी हैं, सिंध में भी हैं, जहाँ पे लोगों को जो है माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। ये वर्ल्ड वाइड जो है प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जहाँ भी गुर्बत ज़्यादा होती है, अनाज की कमी होती है, वहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमें जो है जो क्रॉप हम खा रहे हैं उसमें एक न्यूट्रिएंट ना मिलो। एप्पल जैसे हम खाते हैं, हम कहते हैं एप्पल में आयरन है, भाई भाई सिर्फ आयरन क्यों, हम कह रहे हैं ये मल्टीविटामिन हमारा बन जाए एप्पल। भाई मल्टी विटामिन सिर्फ हमें टेबलेट क्यों मिले, मल्टी मल्टी विटामिन हमें जो है हर फ्रूट मिले, वो हमें सब्जी हमारी मल्टी विटामिन बन जाए, हमारा जो है वो गंदम जो है वो मल्टी विटामिन बन जाए, उसमें सिर्फ प्रोटीन क्यों हो भाई, उसमें मिनरल्स होने चाहिए, उसमें आयरन होनी चाहिए। तो ये भी हम ये कैसे करेंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम इजीली कर लेंगे। उसके बाद है ड्राउट एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, इस पे भी काम कर रहे हैं रिसर्चर, और इस फील्ड में भी वो जो हैं उन्होंने बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ तो भाई जहाँ पे हमने एडवांटेजेस पढ़े कि भाई इसके फायदे क्या हैं, वहां पे देखें एवरी क्या कहते हैं, हर सिक्के के दो रुख होते हैं, ठीक है।
तो एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये नहीं हो सकता जिस चीज से फायदा पहुंचे उससे नुकसान ना पहुंचे। अगर बिजली घर में आ रही है तो भाई बिजली का फायदा बहुत है, लेकिन उसमें कोई बच्चा हाथ दे देता है, कोई बड़ा हाथ दे देता है, तो उसको मरने तक ले जाती है, बंदा मर भी जाता है, तो ये डिसएडवांटेज कहलाता है। तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, वो क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। ठीक है, तो हमें जो है एनवायरमेंटल कंसर्न्स में कहता है भाई जीएमओ क्रॉप्स कैन पोटेंशियली हैव अनइंटेंडेड इकोलॉजिकल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग क्रॉस ब्रीडिंग विद वाइल्ड स्पीशीज एंड डिस्टरप्टिंग लोकल इकोसिस्टम। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी का एक जो खुसूसी चीज ये है ना कि हम उसको सिर्फ विद इन क्रॉस जो है ना जीन्स इंट्रोड्यूस नहीं कराते। जैसे प्लांट में या प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे थे कि भाई एक जो वीट की वैरायटी है उसको दूसरी वीट की वैरायटी से ही क्रॉस कर रहे थे। लेकिन हमें अगर वीट के वैरायटी में ही कोई जीन ना मिले वो डिजायरेबल, तो ब्रीडिंग ये इजाजत नहीं देती कि भाई दूसरी जो हम वैरायटी है जैसे राइस से या जो फ्रूट से हम कोई जीन लेकर और उसमें इंसर्ट कर सकें। ब्रीडिंग हमें जो है ये लिमिटेशन दे देती है। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी का जो है ना वो बड़ा वाइडर स्कोप है। वो क्या कहती है भाई, अगर आपको किसी जानवर में भी मिल जाए ना वो जीन, और वो आप किसी क्रॉप में लेके आना चाहते हैं, आप ले आए। ठीक है, उसके दरवाजे बड़े हैं, वो बड़ी दिल वाली है बायोटेक्नोलॉजी। वो कहती है भाई आपका अगर क्रॉप में कोई जीन आपके काम का नजर आ रहा है ना, आप ले जाएं और जाके इंसान में डाल दें। ठीक है, तो उसमें कोई इसका इस किस्म की लिमिटेशन नहीं है, हम पाबंद नहीं है। और उसका एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन बेसिकली वो बेसिलस थुरिंजिस से जीन लिया गया है। वो बैक्टीरिया से जीन लेकर हमने उस बीटी कॉटन की वैरायटी में डाल दिया है। कहने का मकसद इसमें तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ये कहते हैं कि भाई देखें आप नेचर से खेल रहे हैं, आप कुदरत के जो बनाए हुए कानून में हाथ डाल रहे हैं, तो उसके असरात हो सकते हैं। ये यहाँ पे कह सकता है हो सकते हैं, ये अनआइडेंटिफाइड है, अभी हमने देखे नहीं है। वो क्या हो सकता है, मिसाल की बात है, आप कोई जीन लेके आए जानवर से और उसको प्लांट में डाल दिया, तो ऐसा ना हो जो इंसान खाए उस पर कोई नेगेटिव या एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव असर आ जाए। तो उसके अलावा और हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न्स हैं, ये इसमें ये चीजें देखी देखी जा चुकी हैं कि जो जीएमओ क्रॉप्स हैं कुछ लोगों को एलर्जी क्रिएट करते हैं। तो ये भी कहता है कि भाई देखो इनसे एलर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों में। तो अच्छा, शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स जो हैं वो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हेल्थ रिस्क में, और रेजिस्टेंट डेवलपमेंट हो सकती हैं। वो क्या कहता है कि भाई पेस्ट जो हैं और वीड्स कैन डेवलप रेजिस्टेंट टू द ट्रेस इंजीनियरिंग इन जीएमओ क्रॉप्स। अच्छा, तो ये कहता है कि भाई देखें ऐसा ना हो कि आज आपने कोई नया जो जीन तो इंसर्ट कर दिया, उसने तो किसी पेस्ट को आपने कहा कि भगा लेगा, लेकिन वो बाज औकात ये होता है भाग भाग के फिर आदी बन जाता है। एक एक बंदा होता है ना, मार खा खा कर वो इतना वो निकम्मा हो जाता है कि उसको मार भी असर नहीं करती। तो लाइकवाइज पेस्ट में भी ये होता है कि पेस्ट का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जैसे मिसाल की बात है, पहले हमें बुखार हुआ करता था, मलेरिया हुआ करता था, तो हम नॉर्मल जो एंटीबायोटिक्स नहीं बल्कि जो जिनेम शायद हुआ करती थी मेडिसिन, नॉर्मल जो उसका ग्रुप था वो खा लेते थे, तो हमें वो छुटकारा मिल जाता था मलेरिया से। लेकिन अब उनको भी जो जरासीम है उनको भी रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है, अब वो दवाएं उनको असर नहीं कर रही। अब हम बड़े डोजों की तरफ जा रहे हैं, बड़े मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है, मोर एडवांस जनरेशन है, उसकी तरफ जा रहे हैं। तब जाके वो जो है वो कवर हो रही है हमारे डिजीज। तो लाइक वाइज ये कह रहा है कि पेस्ट में भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए, और फिर आप क्या करेंगे, आपने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू एक पेस्ट को तो कंट्रोल किया, लेकिन वो पेस्ट में फिर वक्त के साथ रेजिस्टेंट डेवलप आया। फिर आप हम हमारी साइंस कहती है भाई अगर आ भी गया तो हम क्या करेंगे, हम एक और नई टेक्नोलॉजी, ये मूविंग गोल होते हैं, इस पे काम होता रहता है। भाई कोई और आएगा तो फिर कहीं से और जीन लेके आएंगे और हम इनसे लड़ते रहेंगे। तो ये कहता है भाई लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, जो नेचर के बंदे, जो उसके जो प्लांट्स हैं, जो उसकी खूबसूरती है,
जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उनको मैनिपुलेट करेंगे तो नई चीज़ें आ जाएंगी, और जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होती जाएंगी, तो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो हमने जो एग्जांपल्स लिए थे हम तो एक तो बीटी काटन का था कि भाई काटन जो प्लांट्स थे वो इंजीनियर्ड किए गए थे किससे, जीन्स फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। तो ये बैक्टीरिया के जीन से वो इंट्रोड्यूस किया था, तो वो क्या कर रहा है भाई, सर्टेन जो इंसेक्ट पेस्ट है वो अब उन पे नहीं आते, क्योंकि साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि भाई वो जो पेस्ट हैं वो उनको फलां केमिकल जो हैं या फलां जीन जो है वो उसको अपने नजदीक आने नहीं देता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो फलां जीन जो है कहाँ मिलेगा। साइंटिस्ट ने देखा, ये आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, गुलाम अली इसको देख लें। तो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि भाई जाके वो कॉटन में इनकॉर्पोरेट कर दिया जीन, तो फिर उनसे जो बीटी काटन के थ्रू जो वो फिर पेस्ट काटे कम हो गया। फिर राउंड अप रेडी ऑफ सोयाबीन है, सोयाबीन को हमने इंजीनियर किया हर्बिसाइड जो हमने बात की उनसे, ताकि वीड का कंट्रोल इजीली हो जाए। फिर गोल्डन राइस है, हमने राइस को जो इंट्रोड्यूस किया विटामिन ए उसमें डाली, और जो जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को विटामिन ए की डिफिशियंसी थी हमने उनको राइस में डाल के दी, भाई ये लो और गोल्डन राइस खाओ और विटामिन ए की आपकी जो है डिफिशियंसी खत्म हो गई। इसी तरह से बीटी कॉर्न भी आ गई। सॉरी। तो हम देखेंगे कि भाई स्टेटस क्या है जीएमओ क्रॉप्स का पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान कहाँ पे है जीएमओ क्रॉप्स पे। तो भाई हम रिसर्च के मैदान में और उसके अलावा कंजप्शन के मैदान में हम अगर देखें कि भाई हमारे पास कुछ जो हैं अप्रूव्ड कल्टीवेशंस जीएमओ क्रॉप्स की है, जिसमें हमने कहा कि भाई बीटी काटन जो है हम यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, बीटी कॉर्न हमारे यहाँ कल्टीवेट होती है। तो ये चीज़ें अभी हम जो हैं इनको इन पे ही हैं अभी, ताकि काटन में बॉलवर्म्स का अटैक ना हो, इसलिए हम बीटी काटन भी यूज़ करते हैं। तो हम अभी यहीं तक महदूद हैं, हम इसके आगे नहीं गए अभी तक। हम काटन को जो है काटन तक हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि क्योंकि कुछ कंसर्न्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, तो इस वजह से भी हम थोड़ा रुके हुए हैं। थोड़ा